नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रूस लगातार यूक्रेन पर बम वर्षा कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी नाटो देश की सैन्य मदद से जबरदस्त पलटवार कर रहा है। इस बीच नाटो देशों के खिलाफ रूस को चीन का बड़ा साथ मिला है। नाटो के एशिया में विस्तार के खिलाफ रूस और चीन एक साथ आ गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों रूस के दौरे पर हैं। यहाँ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंधों के नए युग की शुरुआत की बात कही। इसके अलावा पश्चिमी देशों द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के एशिया में किए जा रहे विस्तार पर भी दोनों देशों ने चर्चा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको लेकर दोनों नेताओं ने चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके जरिए अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों ने नाटो के एशिया में विस्तार के खिलाफ एक साथ आने पर सहमति भी बनाई है। हालांकि बताया जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन के सामने एक शांति प्रस्ताव भी रखा, जिसे पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि ये शांति प्रस्ताव केवल दिखावे के लिए था। चीन रूस के साथ हर तरह से खड़ा है और शी जिनपिंग का रूस दौरा भी दुनिया को दिखाने के लिए ही है। चीन इसके जरिए रूस को एक तरह से समर्थन दे रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। एक बयान जारी कर जेलेंस्की ने कहा कि कीव ने चीन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। जेलेंस्की ने कहा, हमने चीन को शांति सूत्र के कार्यान्वयन में भागीदार बनने की पेशकश की है और वह बीजिंग से जवाब का इंतजार कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि वह चीन को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में सक्षम नहीं देखता है। संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में एक बिचौलिया बनने के बीजिंग के उद्देश्य की अमेरिका ने आलोचना की। वहीं अगले कुछ दिनों में हो सकता है दक्षिण एशिया में समीकरण कुछ बदले से नजर आए, जो कम से कम भारत के हित में नहीं होंगे। रूस और पाकिस्तान तेजी से करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान स्थित रूस के काउंसिल जनरल का नया बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। भारत का दोस्त रूस उसके दुश्मन पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। रूस के राजनीतिक और आर्थिक मामलों के काउंसिल जनरल दमित्री पेट्रोव की तरफ से कहा गया है कि रूस की मदद से पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट से बाहर आ सकता है। उनकी माने तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर पाकिस्तान अपनी मुश्किलों को खत्म कर सकता है। पेट्रोव ने इस दौरान यह भी बताया कि पाकिस्तान को गैस और पेट्रोल की सप्लाई के लिए एक समझौता साइन हो चुका है। जल्द ही इस समझौते को लागू कर दिया जाएगा। अप्रैल के अंत में रूस से पहला कार्गो पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान स्थित रूस के काउंसिल जनरल पेट्रोव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से श्रीलंका के लिए बेल आउट पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को किनारे कर दिया गया। तो रूस, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी भारत ही नहीं दुनिया के लिहाज से चिंता पैदा करने वाली है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार साजिश रच रहा है। उस पर अगर उसे रूस का साथ मिल जाता है तो ये दोस्ती पूरी दुनिया पर कहर बरपा सकती है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल में दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नव संवत्सर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। इसी के साथ हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सर, आपको भी नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, शुक्रिया। दीपक सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, चीनी राष्ट्रपति के रूस दौरे में हुई बातें खासकर दोनों देशों की नाटो के प्रसार को रोकने की प्रतिबद्धता में कुछ नया नहीं है। फिर भी जब पूरे विश्व की नजर रूस पर है
चीनी राष्ट्रपति का वहां जाना अमेरिकी गोलबंदी को कड़ा संदेश देने की कोशिश है क्या? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। मैं शुक्रिया सर। दानियल साहब भी आपके साथ हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं नहीं है और आप तो सर्वश्रेष्ठ एंकर्स में से मानी जाती है। बहुत कुछ सीखता हूं आपसे। मैं सदस्य हूं भारतीय विदेश सेवा का, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी ट्रेनिंग ये होती है कि दूसरे के मन में घुस के समझने की कोशिश करो वो क्या चाहता है। जब अमेरिका भाग गया था अफगानिस्तान से दुम दबा के 2021 में, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे असली दुश्मन रूस और चीन है। पहले रूस फिर चीन, यानी रूस को ठोकेंगे, उसको नपुंसक करेंगे, उसके बाद चीन की बारी आएगी। तो चीन ये चाहता है कि ऐसा कभी ना हो, रूस बरकरार रहे, क्योंकि रूस केवल एक ही बैरियर है पश्चिम और मेरे बीच में। तो रूस लड़ता रहे, दोनों तरफ कमजोर हो जाए, रूस भी और पश्चिम भी, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब रूस को क्या चीनी हथियारों की आवश्यकता है या सिपाहियों की? नॉट एट ऑल, वो अपने आप करेगा। कुछ तो ये भी कहते हैं कि अब भारत की बड़ी समस्या बढ़ जाएगी। अरे किस बात की समस्या बढ़ जाएगी? आपने अभी पाकिस्तान का जिक्र किया। एक तरफ तो आप कहती है रूस के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो 320 टैंक खरीदे थे, ये कंफर्म न्यूज है, यूक्रेन से कुछ साल पहले, उसमें से 40-50 यूक्रेन को वो वापस बेच रहा है। रूस खुश होगा? ये सब कुछ है। मैम, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है आजकल। शतरंज एक जो बोर्ड होता है उसमें तो 64 स्क्वायर्स होते हैं, इसकी में तो 640 स्क्वायर्स हैं। बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या हम शांति वहां लाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसमें दखल देंगे? क्यों? वो एक ऐसी दलदल है, सारी दुनिया उसमें फंस जाएगी। जो भी वहां पर शांति बनाने की कोशिश करेगा, शांति तभी आएगी जब एक तरफ प्रोफेशनली टोटली हार जाएगा। चीन क्यों कर रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैम, शुरुआत आपको पता है कि चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था। बहुत से देशों को पैसे दिए और उनकी दोस्ती खरीदने की कोशिश की, वो ठप हो गया। फिर उसके बाद उसने अपनी मिलिट्री को बोला कि टाइगर लोग, अब आप डराओ धमकाओ दुनिया को। हमारे से पंगा लिया, हमने 4 जूते मारे, सही हो गया। फिर साउथ चाइना सी में पंगा लेने लगा, ताइवान से पंगा लेना, करा कुछ नहीं। उसकी फौज बोली साहब इतने सारे देशों के साथ हम कैसे लड़ेंगे। फिर उसने कहा कि यार ये तो बात बन नहीं रही, ना पैसे से ना फौज से, अब मैं शांति दूत बन के जाता हूँ, मैं नई रेप्यूटेशन बनाऊंगा। इसलिए वो वहां गया है। कुछ नहीं होने वाला मैम, इसका एंड रिजल्ट शून्य से भी कम हो। ठीक है, मिलिट्री को लेकर इस दौरान आपने यहाँ पर बात की। सर जेएस थोड़ी सर, एक सवाल मुझे यहाँ पर मन में आया है। चीन जिस तरह से मुखर होकर रूस का साथ दे रहा है, क्या वह अपने लिए ताइवान पर कार्रवाई करने का आधार बना रहा है, या उसे अमेरिकी मिलिट्री एग्रेशन का भय है, इसलिए वो रूसी गोल में शामिल हो रहा है? जय हिंद ऋषु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। जब हम बच्चे थे तो हमें कहानी पढ़ा करते थे कि 2 बिल्लियों के बीच में एक रोटी को लेके लड़ाई हुई और एक बंदर आया और बंदर ने आस्ता आस्ता वो पूरी रोटी खा ली। यही चीज चीन कर रहा है इस रूस यूक्रेन युद्ध के साथ। चीन इस रूस यूक्रेन युद्ध को एक नजरिए से देख रहा है, क्योंकि चीन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ताइवान पे करना, और जो ये रूस के साथ और गहरी दोस्ती बढ़ा रहा है, तो यही कारण है कि ये तो निश्चित है कि 2027 से पहले चीन ने ताइवान पे हमला करना है, और जब वो हमला करेगा उसे रूस का समर्थन चाहिए होगा। रूस को भी चीन की काफी जरूरत है। 1999 जो रूस के विदेश मंत्री थे येवगेनी प्रिमोकोव, उन्होंने प्रिमोकोव डॉक्ट्रिन का गठन किया, जिसके तहत ये कहा गया कि अगर नाटो के विस्तारवाद को रोकना है तो हमें चीन और भारत के साथ अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी। और उससे पहले भी, लेकिन 1999 के बाद रूस ने जगह नहीं दी तो चीन और भारत के साथ अच्छी दोस्ती करे। लेकिन जैसे जैसे ये लंबा हो रहा है, और जैसे दीपक बोरा साहब ने सही बताया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो इस दलदल में फंसेगा, वहां से निकलना मुश्किल है। और यही चीज है कि अब ना यूक्रेन को समझ आ रही है, ना रूस को। युद्ध खत्म हो तो कैसे खत्म हो? अमेरिका चाहता नहीं है युद्ध खत्म होना, चीन चाहता है ये युद्ध खत्म, क्योंकि चीन का इंटरनेशनल लेवल के जो डिप्लोमेटिक स्टेचर है, उसने जो समझौता कराया है ईरान सऊदी अरेबिया के बीच,
तो उसका इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टेटस बढ़ गया है। उनको लग रहा है कि अगर युद्ध खत्म करवा दे तो अमेरिका से भी बड़ा देश बन जाएगा। और जी। यही कारण है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के दौरे पे हैं रूस। बिल्कुल सही कहा सर आपने। दीपक सर, एक चीज और आपसे समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। रूस शुरू से अपने हमले को अमेरिकी महत्वाकांक्षा के प्रसार का प्रतिरोध करने के तौर पर भी पेश कर रहा है। क्या इस वजह से चीन जैसे देश खुलकर रूस का समर्थन कर रहे हैं? उनके पास वाजिब वजह बन गई है कि हम तो नाटो के प्रसार को रोकने के मुद्दे पर रूस के साथ हैं। आपको याद होगा, आपकी उम्र बहुत कम है, कर्नल साहब ने पढ़ा होगा इतिहास में कि दूसरे विश्व युद्ध में एक आपका मित्र था, उसका नाम एडोल्फ हिटलर था, उसने हमला किया था रूस पर। वो रूस के लिए, वो जर्मन लीडर था, वो रूस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गई थी। 3 करोड़ सोवियत संघ के सैनिक, उन्होंने अपना बलिदान दिया आपको और मुझे आजाद रखने के लिए। जी। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। तो पुतिन साहब क्या कहते हैं, ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल इशू है, क्योंकि नेटो हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। सोवियत संघ को तोड़ दिया, अब रूस के भी टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। ये सबसे जरूरी चीज है। और नंबर 2 पे अगर उसके टुकड़े कर दिए, उसके बाद बारी आएगी चीन की। मैम एक चीज याद रखिए, रूसी लोग जो हैं इस समय ज्यादा उनकी आबादी नहीं है, 14 करोड़ के आसपास की है, बहुत बड़ा देश है, बहुत से प्राकृतिक रिसोर्स हैं जो चीन चाहता है। चीन की जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वो सारी रूसी है। रूस को क्या देगा? वो कुछ पुराने टैंक दे देगा, कुछ एरोप्लेन दे देगा। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ हवाई जहाज बनाए हैं, हवाई जहाज उड़ता नहीं है, गिर जाता है पहले। अभी बर्मा में, म्यांमार में बहुत बड़ी समस्या चल रही है। सो नीदर टेक्नोलॉजी नॉर वेपनरी, कुछ नहीं, ये पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है बताने के लिए कि मैं अकेला नहीं हूं। सबसे बड़ी बात, रूसी लोग जो हैं कतई ही चीन पर भरोसा नहीं करते। कभी मौका मिले तो ये फिल्म देखिएगा इंटरनेट पे, रशिया बिट्रेड। उसमें ये कहा गया है कि जो चीनी हैं वो खड़े हैं हमारे द्वार पर, हमें खतरा पश्चिम से नहीं है जितना कि चीन से है। पूरा जी। जय सोडी जी, खबर है कि यूक्रेन ने रूसी क्रूज मिसाइलों को हवाई हमले में नष्ट कर दिया। हालांकि रूस ने अब तक यूक्रेन पर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले नहीं किए हैं। यह उसकी युद्ध रणनीति का हिस्सा है क्या? विशु जी, ऐसे है कि रूस ने जब ये युद्ध शुरू किया 1 साल पहले, 24 पिछले साल, तो कुछ बहुत बड़ी भारी गलतियां कर दी जो कि सैनिक पढ़ाई में सिखाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने उसका अमल नहीं किया। और यही कारण है कि युद्ध खिंच चुका है। अब यूक्रेन को एक बहुत बढ़त मिल चुकी है। रूस कोई भी हथियार इस्तेमाल कर ले, अब यूक्रेन के पास उसका काउंटर है। तो आपने कहा सही, उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अब यूक्रेन के पास भी सारे एयर डिफेंस सिस्टम है ऐसी मिसाइल को गिराने के लिए। हमने देखा कि पिछले दिनों में रूस बख्मूत जैसे शहर पे भी कब्जा नहीं कर पाया है। और जब से ये युद्ध शुरू हुआ, तब से यूक्रेन ने 54% जमीन रूस से वापस ले ली है। आस्ता आस्ता यूक्रेन जमीन वापस लेते जा रहा है रूस से, और रूस के पास आधुनिक हथियार होते हुए तो अब उसका इतना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने पश्चिम देशों से आधुनिक हथियार खरीदे के हथियारों का मुकाबला करेंगे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, 2008 रूस ने डिफेंस रक्षा सुधार की, जिसकी वजह से उनकी सैनिकों की क्वालिटी में भारी गिरावट आई। आज की तारीख में 45% सैनिक रूसी सेना के वो हैं जिनके पास अधिकतम 6 साल सर्विस है, और 25% सैनिक हैं जिनके पास 1 साल सर्विस है। तो इतनी कम सर्विस के साथ रूसी सेना जो यूक्रेन है, उसके पास ना अनुभव है और तो उसके पास काफी ट्रेनिंग है जो सैनिक को चाहिए होती है जाता है। एक सैनिक को बनाने के युद्ध तकरीबन 8 से 10 साल की सर्विस और ट्रेनिंग चाहिए होती है, और ये मुख्य कारण है कि रूस पूरी तरह से पिट चुका है युद्ध में।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक और यहाँ पर चीज है दीपक सर कि रूस ने ये भी संकेत दिए हैं कि वह पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने में उसकी सहायता करना चाहता है। इसे रूस की एशिया में अपने आप को और मजबूत करने की नीति के रूप में भी देखा जाए क्या? और इसका चीनी राष्ट्रपति के दौरे से क्या कोई संबंध हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में चीन का काफी निवेश और कई सारी कामनाएं भी फंसी हुई हैं। पाकिस्तान इस समय धोखा दे रहा है चीन को मैम, नहीं तो यूक्रेन को ये टैंक भेजने की क्या आवश्यकता है। दोनों तरफ का खेल खेल रहा है, क्योंकि जहां वो फंसा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोन के मामले में उसकी मदद और कोई नहीं कर सकता, केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कर सकता है, जिसका रहनुमा, जिसका चाचा, जिसका अंकल, जिसका दादा है वो यूनाइटेड स्टेट्स। जिस दिन वो बोलेंगे भाई गरीब को, भिखारी को पैसे दे दो, वो दे देगा। जब तक वहां नहीं बोलेंगे तो वो नहीं देगा। तो उसको पैसे मिलेंगे क्योंकि अब वो यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। क्या रूस को मालूम नहीं है? उनको साफ मालूम है कि ये वही टैंक है जो यूक्रेन ने पाकिस्तान को दिए, क्या वापस दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन को टैंक्स की जरूरत है। मैम, सच्चाई ये है, इस समय जो आपने जिक्र किया कि सब तरह के हथियार यूक्रेन के पास आए, चलाएगा कौन? अच्छा, ये तो आपको मालूम है ना कि यूक्रेन की फौज कम से कम 100 करोड़ की है। हर रोज उसके कितने हजार मर जाते हैं, फिर नए खड़े हो जाते हैं। एक दिन के अंदर ट्रेनिंग कहाँ दी जाए, कर्नल सोदी साहब आपको बताएंगे। टैंक चलाना एक दिन के अंदर नहीं सीखा जाता है। तो ये चीजें मैम, कहाँ कहाँ से ये सिपाही आते हैं, इतने लोग कहाँ से आते हैं, इतने मरते रहते हैं, ये भी एक राज की बात है। हम लोग समझते हैं ये क्या है। रियलिटी ये है, क्या हम इस दलदल में फंसना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपकी तो छवि है, बर्बाद हो जाएगी। चीन का भी वही हाल होगा। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने कोई नया शांति प्रस्ताव नहीं रखा। ये बोला कि शांति होनी चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ, मेरा चाचा भी कहता है, चंद्रमा पर जो लोग बैठे हैं वो भी ये कहते हैं शांति होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली कैसे आएगी ये अभी तक कोई नहीं बता पाया। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान की इस तरह से मदद करने पर क्या भारत को कोई आपत्ति होनी चाहिए? पाकिस्तान की कौन मदद कर रहा है? मतलब जिस तरीके से, मतलब सवाल यहाँ पर सर ये था ना कि रूस के तेल और गैस का बड़ा व्यापार जो है वो यूरोप में है। यूक्रेन पर हमले के बाद स्थितियां बदली हैं, रूस को भी नए बाजार देखने होंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान की इस तरह से मदद करने पर क्या भारत को कोई आपत्ति होनी चाहिए? सवाल ये पैदा होता है, ये जीरो सम गेम अंग्रेजी में कहते, ये नहीं है। अगर वो मेरे दुश्मन के घर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा भी दुश्मन बन गया। वो अपना इंटरेस्ट देखता है मैम। दोस्ती भी जो होती है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो आपके हकों में इंटरेस्ट के आधार पर होती है। एक चीज मैं जरूर समझता हूँ कि मैं आपको बता दूं कि अब ये टिंगलिंग साहब जो वहाँ रशिया में गए हैं, आप एक चीज देखेंगे कि उनके जाने से पहले ही पश्चिमी देशों ने कह दिया तो गलत बात है, कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इनविटेशन तो उसको मिला था दिसंबर 2022 में, जब पुतिन साहब ने कहा था अपने प्रिय मित्र टिंगलिंग को कि भाई आइए और बातचीत करेंगे और मिलिट्री कोऑपरेशन कैसे हम बढ़ा सकते हैं। आपने जिक्र किया कि यूरोप में अभी वो रूसी गैस नहीं खरीद रहे। नहीं मैम, ये सच नहीं है जी। अभी तक खरीदते जा रहे हैं। और आपने एक देश का नाम सुना होगा, फ्रांस। 2/3 उसकी जो ऊर्जा है मैम, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, मैं तो सर्व कर चुका हूँ वहां पर, और उसमें उसका इस्तेमाल होता है एनरिच्ड यूरेनियम का। अफ्रीका से मिलते थे, वहां पे अब सिचुएशन ठीक नहीं है वेस्ट अफ्रीका में। तो अब मालूम है कहाँ से ये ले रहा है? ये रशिया से ले रहा है। ऊपर से मैक्रोन साहब कहते हैं पुतिन बदमाश है, गुंडा है, डाकू है, ये है, वो है, और चुपचाप से कहते हैं टाइगर थोड़े बहुत हमें भेज दे ऑफ यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, नहीं तो हमारी ऊर्जा की स्थिति है वो बहुत खराब हो जाएगी। जब ये हकीकत है, सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। सिर्फ वो एक सर्कस का जोकर है जो यूक्रेन में बैठा हुआ है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं पश्चिम का हीरो जरूर बन गया हूँ, लेकिन किस कीमत पर। ये आपने बहुत सही बात यहाँ पर कही। जय सोढ़ी जी, चीन की पिछले कुछ दिनों में जो एक्टिविटी है वो छलपूर्ण रही है। वह ठहरे पानी में जैसे पत्थर मारकर देख रहा है। चीन की संदिग्ध विश्वसनीयता उसे एशिया में स्वीकार्य होने नहीं देगी। ऐसे में वह अपनी विस्तारवादी नीति पर क्या ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है? बिल्कुल ऋषु जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब चीन के पास पैसा बहुत है। हालांकि वहां पे वो ग्रोथ रेट अभी कुछ टाइम के लिए नहीं होगा कोविड की वजह से, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम देखें जून 2019 के एंड में जब कोविड आया के बाद पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये कोविड वुहान चीन से आया, लेकिन तब हर साल दुनिया का व्यापार चीन के साथ बढ़ता जा रहा है।
2021 में दुनिया का कारोबार चीन के साथ 6.05 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स था। 2022 में 6.25 ट्रिलियन डॉलर्स हुआ। तो हर साल बढ़ता जा रहा है और इससे चीन को मुनाफा हो रहा है। और क्योंकि चीन के पास अब बहुत पैसा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अपने आप को असर्ट करना चाहता है। और इसका हमने सबसे बड़ा उदाहरण देखा, उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में समझौता कराया। चीन जानता है कि उसने अमेरिका को मात देनी है, उस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनना है। और जितना ये रूस लंबा चलता है, अमेरिका को फायदा होता ही है, चीन को भी फायदा हो रहा है। और इतना ये लंबा युद्ध चलेगा, उतना रूस चीन के ग्रिप में आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरे युद्ध से किसको फायदा हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे बड़ा लक्ष्य है पहले ताइवान को वापस लेना अपने देश में, उसके प्राइड 1 है। अगर किसी कारण से वो ताइवान पे हमला नहीं कर पाया की वजह से, उसके लिए प्रायोरिटी नंबर भारत होगा। भारत पे हमला करेगा, बेशक पूरे फ्रंट पे ना करे, लोकलाइज करे, लेकिन बड़ा करेगा 2027 पहले। क्योंकि सर आप दोनों लगातार इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है। आप दोनों ने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।